हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 7वां वीडियो है। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। आज का हमारा टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे आप कहते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं वीबीटी। तो बेटे आज हमें पढ़ना है संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ये लिख रखा है बेटे मैंने इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं बेटे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ था दो वैज्ञानिकों का नाम, जिन्होंने इस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो बेटे सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि यह सिद्धांत पॉलिंग व स्लेटर, इन दो वैज्ञानिकों का नाम आप याद रखोगे। नामक वैज्ञानिकों ने, पॉलिंग व स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। आप इन दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखोगे। वैसे तो इनके बाद और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस सिद्धांत में काफी सुधार किए हैं, पर मुख्य रूप से इन दो वैज्ञानिकों का नाम आप याद रखोगे, पॉलिंग का और स्लेटर का। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि सर आप एक बात बताओ कि इस सिद्धांत से हमें क्या लाभ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इस सिद्धांत को। तो बेटे इस सिद्धांत से पता क्या फायदा है? इस सिद्धांत से यह फायदा है कि हम जब संयोजकता आबंध सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें किसी उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन का काफी हद तक पता चल जाता है कि उसकी ज्यामिति कैसी होगी, वो संकरण कैसा दिखा रहा होगा। ठीक है बेटे। और क्या उसका चुंबकीय गुण होगा, माने वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो इन बहुत सारी बातों का हमें बहुत अच्छे ढंग से पता चल जाता है जब हम किसी यौगिक का अध्ययन करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर। तो हमें दूसरी बात यह पता होनी चाहिए कि इस सिद्धांत का फायदा क्या है, लाभ क्या है। तो हम लिखेंगे बेटे, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से, ध्यान से समझ रहे ना सब, इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन, उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुणों का, चुंबकीय गुण लिख देंगे, चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। समझ रहे आप? मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसका हमें फायदा क्या है, क्या लाभ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत को। ठीक है बेटे। तो ये दो बातें ध्यान रखनी कि एक तो पॉलिंग और स्लेटर का नाम ध्यान रखना है,
एक आपको पता होना चाहिए कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें त्रिविम रसायन उस उपसह संयोजक यौगिक का काफी हद तक पता चलेगा, और बेटे उसका चुंबकीय गुण भी पता चलेगा कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, कोई भी उपसह संयोजक यौगिक। अब अगली बात आती है कि सर इस सिद्धांत का मुख्य पक्ष क्या है, मतलब हमें क्या क्या करना है इस सिद्धांत में। तो बेटे अब मैं आता हूं असली खेल पर, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बताया गया, पॉलिंग व स्लेटर ने क्या बताया हमें इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली बात क्या बताई गई बेटे, सबसे पहली बात यह बताई गई कि आपके पास कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है ना, आपको पता है कि उपसह संयोजक यौगिक का जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है, जिसे आप कहते हो उपसह संयोजक यौगिक का नाभिक, या आप कहते हो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो बेटे वो जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, उसके पास रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, और बेटे वे रिक्त कक्षक उसकी समन्वय संख्या के बराबर होते हैं। जैसे किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या 6 है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध होंगे, और वो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा, उन रिक्त 6 कक्षकों के बीच संकरण करेगा, यानी उन्हें आपस में मिला के एनर्जी को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरित करेगा। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के पास उसकी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, और उन रिक्त कक्षकों का वो आपस में संकरण करता है, जिससे नए संकरित कक्षक वो बनाता है, जिन्हें आप कह सकते हो आबंधित कक्षक, यानी कि वे कक्षक जो तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? देखो क्या समझाया मैंने। सबसे पहले नंबर पे मैंने बेटे ये बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आप आयन भी कह सकते हो, केंद्रीय धातु आयन के पास, केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या तो पढ़ाया था ना बेटे आपको, अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। क्या होते हैं बेटे? रिक्त कक्षक होते हैं, और वे रिक्त कक्षक किसके बराबर होंगे? उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे बेटे? समन्वय संख्या, जिसे आप उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हो। अब क्या करेगा केंद्रीय धातु परमाणु? क्या करेगा? जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है, कक्षकों का निर्माण करता है। मतलब आपको ये बात समझनी चाहिए कि यदि उसकी समन्वय संख्या 6 है, तो इसका मतलब उसके पास 6 रिक्त कक्षक हैं, और वो 6 रिक्त कक्षकों को संकरित करेगा, यानी उन्हें आपस में मिलाएगा और फिर समान ऊर्जा में उन्हें बांट देगा। तो इस बार जो हमें नए कक्षक मिलेंगे उन्हें हम संकरित कक्षक तो कह ही सकते हैं, पर संकरित कक्षक कहने के साथ साथ आप उन्हें कह सकते हो क्या? आबंधित कक्षक। क्या कह सकते हो? आबंधित कक्षक आप उन्हें कह सकते हो। तो नए आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटे? आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। और बेटे इन आबंधित कक्षकों को आप संकरित कक्षक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संकरित कक्षक। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि मान लो हम यहाँ तो लिख रहे
समन्वय संख्या, मान लो यहां हम समन्वय संख्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या लिखेंगे यहां, और यहां लिखेंगे कि संकरण कौन सा दिखाएगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा संकरण दिखाएगा, यहां लिख देंगे संकरण के बारे में। और बेटे यहां लिख देंगे हम उसकी ज्यामिति के बारे में, कि उस संकरण के कारण कौन सी ज्यामिति उस उपसह संयोजक यौगिक की होगी। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या 2 है, यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है उसके पास 2 कक्षक होंगे, खाली कक्षक उसके पास 2 होंगे, रिक्त कक्षक उसके पास 2 होंगे। और यदि उसके पास 2 रिक्त कक्षक हैं तो पक्की बात है उसमें से एक तो होगा एस कक्षक और एक होगा पी कक्षक, तो वो संकरण क्या दिखाएगा, एसपी। और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि यदि कोई यौगिक उसका कोई परमाणु एसपी संकरण दिखा रहा है तो इसका मतलब उसकी ज्यामिति, उसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। कैसी होती है बेटे, रेखीय। ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। और यदि मैं आपको कह दूं कि समन्वय संख्या 4 है, यदि समन्वय संख्या 4 है तो इसका मतलब उसके पास रिक्त कितने कक्षक हैं, खाली कक्षक कितने हैं, 4। तो 4 में से बेटे एक तो एस होगा और 3 होंगे पी के। ठीक है भाई, एस के 2 कक्षक तो हो ही नहीं सकते, सबको पता है एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। इस बात के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो बेटे sp3 संकरण होगा। और आपने 11th क्लास में यह भी पढ़ा था कि यदि कहीं sp3 संकरण आपको देखने को मिलता है तो वो संरचना होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है बेटे, चतुष्फलकीय संरचना होती है, जिसे आप कहते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, एक केस हो रहा है, यदि समन्वय संख्या 4 है तो बेटे हमें DsP2 संकरण भी देखने को मिलता है। समन्वय संख्या 4 होने पर आपको DsP2 संकरण भी देखने को मिलेगा। इसमें देखो, एक कक्षक तो S का है, 2 P के हैं, 3 हो गए, और एक D का है। ये D n-1 का D है। n-1 तो समझते हो, मैंने आपको समझा रखा है कि मान लो हमारे पास कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये इसके पास पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, मान लो इसके पास 5 कक्षाएं हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे बाहरी कक्षा को हम कहते हैं n, और बाहरी से अंदर वाली कक्षा को हम कहते हैं n-1, और उससे अंदर वाली कक्षा को कहते हैं n-2। तो यदि इसके पास 5 कक्षाएं हैं तो सबसे बाहरी कक्षा जो होगी, मीन्स जो 5वीं कक्षा होगी, उसे आप कहोगे n या आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बाह्यतम कोश। और बेटे 5वीं के अंदर चौथी कक्षा होगी n-1, या फिर आप इसे कह सकते हो पेनल्टीमेट ऑर्बिट, या फिर कह सकते हो इसे सेकंड लास्ट ऑर्बिट। और बेटे ये जो होगी तीसरी कक्षा, इसे आप n-2 कहोगे, या आप इसे विज्ञान की भाषा में कह सकते हो एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, और या फिर बेटे आप इसे कह सकते हो थर्ड लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो D है ना, ये D n-1 का है। किसका है, n-1 का। समझ रहे ना आप। तो ऐसी स्थिति में यदि समन्वय संख्या 4 है, इसका मतलब उसके पास 4 खाली कक्षक उपलब्ध हैं, 4 उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो संकरण sp3 भी हो सकता है और DsP2 भी हो सकता है। यदि संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, और यदि DsP2 होता है तो मैं लिखूंगा कि यहां आकृति होगी बेटे वर्गाकार समतलीय, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, वर्गाकार समतलीय होगा। और इसके अलावा एक केस होगा बेटे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 2 स्थितियां हमें मिल सकती हैं। एक तो D2sp3, देखना 6 हो गए क्या, 3 और 1 4 और 2 6, और या फिर ऐसा भी हो सकता है sp3d2। ये दोनों चीजें बेटे अलग अलग हैं, ये बात समझ लेना आप, दोनों चीजें अलग अलग हैं। D2sp3 कुछ और है और sp3d2 कुछ और है। कैसे है मैं बताऊं, इसमें तो जो D प्रयोग हम कर रहे हैं
वो है n-1, यानी कि सेकंड लास्ट कक्षा का d ऑर्बिट। और इसमें जो d प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम nd। ये n-1d है, ये nd है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का d ऑर्बिटल है। ठीक है बेटे। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो आपको D2sp3 संकरण मिले, चाहे sp3d2 संकरण मिले, संरचना बेटे दोनों स्थितियों में अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी? अष्टफलकीय। दोनों स्थितियों में ही संरचना आपकी अष्टफलकीय होगी, मीन्स ऑक्टाहेड्रल होगी। तो यहाँ सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, क्या पढ़ाया बेटे मैंने पढ़ाया कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आबंधी कक्षकों का निर्माण करता है। जो उसके पास रिक्त कक्षक हैं, भाई समन्वय संख्या 2 है तो 2 कक्षक हैं, 2 कक्षकों के संकरण से, इस संकरण से, sp संकरण से 2 ही आबंधी कक्षकों का निर्माण करेगा। यहाँ कोमा लगा दूं। और बेटे यदि उसके समन्वय संख्या 4 है, इसका मतलब उसके पास 4 खाली कक्षक हैं, 4 खाली ऑर्बिटल हैं, और उनके संकरण को करेगा वो sp3 संकरण, और sp3 संकरण से 4 नए आबंधी कक्षकों का निर्माण करेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है, चलो आपने समझा दिया कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी कोई निश्चित समन्वय संख्या तो होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसका होगा ही, और जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना उसका समन्वय संख्या होगा, जितना उसका उपसह संयोजक संख्या होगा, उसके पास उतने ही खाली कक्षक उपलब्ध होंगे। और बेटे वे खाली कक्षक आपस में क्या होंगे? संकरित। इस तरीके से ये संकरण है, और संकरित होके क्या होगा? नए कक्षक बनेंगे, उतनी ही संख्या में बनेंगे, संख्या में कोई कमी या बढ़त नहीं होती है। संकरण आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, कि जो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं वे आपस में मिलकर पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इस घटना को हम कहते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कक्षकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात पढ़ी थी ना आपने 11th में। अब देखो, सुनो मेरी बात कि हाँ चलो ठीक है सर, उसकी जितनी समन्वय संख्या थी उतना उसने संकरण करके नए कक्षक बना दिए, जिन्हें आप कह रहे हो आबंधी कक्षक या आबंधित कक्षक। अब यूं बताओ कि उन आबंधित कक्षकों का होगा क्या? क्या करें उन आबंधित कक्षकों का हम? बेटे उनका पता क्या होगा? भाई केंद्रीय धातु परमाणु के में जो रिक्त कक्षक हैं, संकरण जिनका हो चुका है, जिन्हें आप आबंधी कक्षक कहते हो, वे लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे। भाई आपको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ कौन जुड़े होते हैं? लिगेंड्स जुड़े होते हैं। तो वे जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु के संकरित कक्षक जो हमें प्राप्त हुए हैं इन संकरण से, वे जो संकरित कक्षक हैं वे खाली कक्षक हैं। और वे खाली कक्षक किसके हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के। और लिगेंड्स के कैसे कक्षक होने चाहिए? भरे हुए कक्षक। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर समाते हैं, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है ना बेटे, वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। और बेटे वो सिग्मा बॉन्ड वही है जिसे आप उपसह संयोजक बंध कहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो। समझ रहे ना? देखो जरा, तो पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट यहां लिख रहे, चलो, केंद्रीय धातु परमाणु के, परमाणु या आयन भी लिख सकते हो आप, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक, संकरण तो हमने कराई है उनका, रिक्त संकरित कक्षक, ध्यान से समझियो मैंने क्या लिखा, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों, लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ, भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं।
जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। बॉन्ड की जगह बंध भी लिख सकते हो आप। सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटे? सिग्मा बॉन्ड। जिसे उपसह संयोजक, जिसे उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध कहते हैं। आपको पता है ना कि इस चैप्टर में हम शुरू से पढ़ रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक, और आप उपसह संयोजक यौगिक में एक बना रहे हो केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके चारों तरफ जोड़ते हो लिगेंड्स, और आपको पता है वे लिगेंड्स जो है केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें आप दिखाते हो तीर के निशान से। ठीक है, तो वो जो सिग्मा बॉन्ड बनाना बेटे, ये सिग्मा बॉन्ड जो मैंने लिखा, ये सिग्मा बॉन्ड बेटे उपसह संयोजक बंध ही तो है। तो ये बताओ, ये बात समझ में आई है आपके? आपको समझ में आना चाहिए कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु के पास उसकी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक थे, उसने उन रिक्त डी कक्षकों का संकरण करके नए कक्षक बनाए, और वे जो नए कक्षक हैं वे जो डी कक्षक भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, पी भी, वे जो नए संकरित कक्षक हैं, खाली कक्षक हैं जो, उन्हें हम आबंधित कक्षक कहते हैं। और बेटे आबंधित कक्षकों का क्या होता है कि वे जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकरित आबंधित कक्षक हैं, वे लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करने से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और वो ही सिग्मा बॉन्ड है जिसे आप उपसह संयोजक बंध कहते हो। क्लियर होगी बात? अब देखो एक स्थिति और डेवलप हो सकती है, पता क्या हो सकता है? देखो ध्यान से जरा, मैं लिखते हुए ही समझा रहा, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा। हमें पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक थे और लिगेंड्स के भरे हुए कक्षक थे, आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बन गया, उपसह संयोजक बंध बन गया। यदि, ध्यान से समझिए जरा, यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, ध्यान से समझियो, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, वैसे तो खाली कक्षकों की बात कर रहे थे हम, पर यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड्स के रिक्त कक्षकों के साथ, लिगेंड्स के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटे? पाई बॉन्ड बनता है। ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड बनेगा। पर बेटे मुझे एक बात तो बता दो कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक अतिव्यापन क्यों करेंगे? बहुत कम चांस है, क्योंकि भरे हुए कक्षकों का तो उसने संकरण नहीं किया है, भरे हुए कक्षकों को तो उसने तैयार ही नहीं किया है बॉन्डिंग के लिए। तो मैं यहां एक बात जरूर लिखूंगा, परंतु इसकी संभावना बहुत कम, इसकी संभावना बहुत कम होती है। मतलब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कैसा होने की पॉसिबिलिटी बेटे? ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु के तो भरे हुए कक्षक और लिगेंड्स के हो खाली कक्षक। यार लिगेंड्स तो उस चीज को कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करने की होती है। आप लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता भी तो कहते हो, और हम यहाँ उल्टी बात कर रहे हैं। हम यूं कह रहे हैं कि यार लिगेंड्स जो दाता है वो तो यूं कह रहा कि मुझे कुछ दे दो, और जिसे लेना है केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने का नेचर है उसका, वो यूं कह रहा कि मैं दूंगा। यदि ऐसा हो जाए तो पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और मैंने लिख दिया परंतु इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो बेटे संयोजकता आबंध सिद्धांत में मुख्य रूप से हमें तीन बातें बताई गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
अब इस संयोजकता आबंध सिद्धांत को हम किसी उपसह संयोजक यौगिक पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसका अनुप्रयोग करना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे मान लो आपके पास कोई उपसह संयोजक यौगिक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया गया है, और उस उपसह संयोजक यौगिक के बारे में आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है। एक तो आपको बेटे उसकी ज्यामिति पता करनी है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, एक उसका चुंबकीय गुण पता करना है कि उसका चुंबकीय गुण वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम ज्ञात करेंगे। तो आप किसी उपसह संयोजक यौगिक को किस तरीके से ट्रीट करोगे उसके बारे में बात कर लें जरा। करें बेटे बात, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपको पता क्या करना है। आपको बेटे नंबर 1 करके मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान से समझियो बेटे। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु जो है ना आपका, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है बेटे आपको। मैं लिख दूं यहां, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके, ऑक्सीकरण संख्या तो निकालनी सिखा रखी ना मैंने आपको, कई बार निकलवा रखी है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके आयन का क्या लिखते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले तो आपको यह काम करना है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो भी है उस उपसह संयोजक यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु तो होगा ही। उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। जैसे उसका ऑक्सीकरण संख्या है +2। मान लो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है और Fe में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 26 और ऑक्सीकरण संख्या आया उसका +2। तो आप पहले Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या उसका डबल पॉजिटिव आया है। सबसे पहले तो ये काम करना, कर लोगे ये काम। उसके बाद नंबर 2 पे आपको देखना है, मैं लिख दूं यहां, निम्न लिगेंड्स की पहचान करते हैं। ये चीज थोड़े काम की है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। कौन कौन से लिगेंड्स की पहचान करनी है, मतलब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लिगेंड्स जो हैं बेटे 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ ए करके लिख रहा। एक तो होते हैं बेटे प्रबल लिगेंड्स, मैं लिख दूं यहाँ प्रबल लिगेंड्स। प्रबल लिगेंड्स का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि मान लो आपके पास 1 2 3 4 5, मान लो ये आपका डी उपकोष है और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहां आया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे साइनाइड, या साइनो कह दो या साइनाइडो कह दो। यदि कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ना किसके पास, जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक हैं, ध्यान से समझियो, कान खोल के समझियो और दिमाग की खिड़कियां खोल के समझ रहे ना बेटे। मैं आपको कह रहा कि हमारे पास ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक हैं, और ये क्या है, ये एक प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाने के कारण क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड यहाँ आता है, लिगेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इन पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो उसके कारण क्या होता है बेटे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब युग्मित होना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। देखो 4 थे ना, 1 2 3 4, चारों युग्मित हो गए, यानी कि कम जगह में अपने आप को इन्होंने एडजस्ट कर लिया। और Cn नेगेटिव ने कहा कि मेरे लिए जगह खाली करो, और जगह इसने खाली करवाई। देखो पहले कितनी थी जगह खाली, 1 कक्षक था, अब कितने हो गए खाली, 3। किसने करवाई ये 3? ये करवाए साइनाइड ने या साइनो लिगेंड ने। क्यों करवाई ये खाली?
इसलिए करवाए जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों को ज्यादा से ज्यादा इनमें एडजस्ट कर सके। जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, प्रबल लिगैंड होता है, वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित कर देता है, जोड़ों में बदल देता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। और जो वीक लिगैंड है, जैसे मैं आपको कहूं बेचारा H2O आ गया, H2O क्या करेगा, H2O पहले भी ऐसी हालत होगी और बाद में भी, उसके आने के बाद भी ऐसी हालत होगी। यानी कि H2O इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की हिम्मत नहीं रखता है। कहने की बात यह है बेटे कि H2O एक दुर्बल लिगैंड है, और जो दुर्बल लिगैंड है वो अपने लिए जगह खाली नहीं करवा सकता है, वो इतना ज्यादा बल या रिपल्सन नहीं लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर कि मैं युग्मित हो जाए। बस इस चीज को दिमाग में घुसा लो आप। मैंने क्या कहा, प्रबल लिगैंड तो वो है जो कक्षकों के पास आते ही, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों के पास आते ही इलेक्ट्रॉन्स को यूं कहेगा कि आप जोड़ों में हो जाओ और मेरे लिए जगह खाली करो, वो तो प्रबल लिगैंड है। और जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ों में नहीं कर पा रहा है, अपने लिए जगह बढ़वा नहीं पा रहा है, जितनी जगह अवेलेबल है उसे यूज कर रहा है, मैं उसे कहूंगा कि वो दुर्बल लिगैंड है या वीक लिगैंड है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रबल लिगैंड की, ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्रबल लिगैंड के बारे में, ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देते हैं, युग्मन कर देते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या कर देंगे, युग्मन कर देंगे। कौन कर देंगे बेटे, प्रबल लिगैंड। जैसे मैं आपको कहूं, एग्जाम्पल लिख दो यहां, जैसे CO, जैसे CN नेगेटिव, CO तो पता आपको, कार्बोनिल, कार्बोनिल CN नेगेटिव। और बेटे आप नाइट्रो भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, NO2 नेगेटिव, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और इसके अलावा बेटे बाईपिरिडीन हम लिख सकते हैं, बाईपाइरिडीन भी कह सकते हो, पिरिडीन भी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और बेटे इथाइलिन डाइअमीन भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और बेटे NH3 भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हैं। और पाइरिडीन भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, PY। और बेटे थायोसाइनेट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो मैंने लिख दिया ETC एक्स्ट्रा। ये सब प्रबल लिगैंड है। क्या है बेटे, प्रबल लिगैंड है। अच्छा, प्रबल लिगैंड का एक भाई होता है, आपको पता है ना प्रबल लिगैंड की खासियत क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें सबको जोड़ों में कर देगा, एक कोने में इकट्ठा कर देगा कि मेरे लिए जगह खाली करो। पता है ना इस बात का। इसका एक भाई है बेचारा, उसका नाम होता है दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड्स। अब दुर्बल लिगैंड्स कैसे होते हैं, दुर्बल लिगैंड्स आपको बता ही दिया मैंने कि ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटे, जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका युग्मन नहीं कर सकते हैं। जैसे इनके भी एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। भाई सारे एग्जाम्पल तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे H2O है, जैसे ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो भी एक वीक लिगैंड है। जैसे अल्कोहल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ये भी एक वीक लिगैंड है। जैसे हाइड्रोक्सो है, फ्लोराइडो है, ये सब बेटे क्या है, वीक लिगैंड हैं। जैसे नाइट्रेट है, ठीक है, क्लोराइडो है, ब्रोमाइडो है, आयोडाइडो है, यहां लिख दूं ETC। तो ये सारे वीक लिगैंड हैं बेटे। कैसे लिगैंड हैं, वीक। तो आपको नंबर एक तो क्या पता चला, नंबर एक तो ये पता चला कि आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखनी है कितनी है, और ऑक्सीकरण संख्या देखने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जैसे Fp डबल पॉजिटिव का लिखना है।
उसके बाद नंबर 2 पे मैंने क्या कहा, नंबर 2 पे मैंने कहा कि लिगेंड्स देख लो जो आने वाले हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो K4FeCN6 के बारे में बात कर रहे हैं, K4FeCN6, तो आप यहाँ Fe का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे +2 आएगा, तो आप पहले तो Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 में, और फिर लिखोगे Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो पहला काम करना है, और उसके नीचे बॉक्स हम बना देंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब एग्जाम्पल लूंगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि लिगेंड कौन से हैं, साइनाइड, और आप देख रहे हैं साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा, इसके Fe के जो बाहरी कक्षा या उसके आसपास की कक्षाएं हैं, माने सेकंड लास्ट कक्षा से अंदर नहीं जाना, बस उसके इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित करके अपनी जगह खाली करवाएंगे कौन, 6 साइनाइड लिगेंड। फिर क्या होगा, जगह खाली करवाने के बाद क्या होगा, इसके बाद बेटे नंबर 3 पे हमें क्या करना है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्म को, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में आपको यहाँ सिखा रहा बेटे, इसी सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, आपको बता लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, तो लिगेंड्स का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ भरा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं उनमें भरा जाएगा। ठीक है बेटे। नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, भरे कक्षकों के आधार पर, भरे कक्षकों के आधार पर क्या 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 हम ज्ञात कर सकते हैं, बताओ। संकरण, भरे कक्षकों के आधार पर संकरण व ज्यामिति, संकरण व ज्यामिति का पता लगाते हैं। हम पता लगा लेंगे संकरण का भी और ज्यामिति का भी, दोनों का पता लगा लेंगे। जो जो कक्षकों से इलेक्ट्रॉन, जिन जिन कक्षकों में भरे हैं ना लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, उन कक्षकों को हमें देखना है कि वे कौन कौन से कक्षक हैं। नंबर 5 में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि यौगिक के निर्माण में, यौगिक माने उपसह संयोजक यौगिक है बेटे यहाँ, यदि यौगिक के निर्माण में N-1D कक्षक, पता है ना N-1 का मतलब आपको क्या होता है, N-1D कक्षक भाग लेते हैं, N-1D कक्षक भाग लेते हैं, तो ऐसा यौगिक लिख लो। चलो, तो ऐसा यौगिक, ध्यान से समझिए जरा, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ऐसा यौगिक अंतः कक्षक संकुल क्या कहलाता है बेटे, अंतः कक्षक संकुल, या इसका एक नाम और है, या निम्न चक्रण संकुल कहलाता है, निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। ठीक है बेटे, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। और इसी 5वें नंबर पे एक बात और ध्यान रखनी, यदि यौगिक के निर्माण में, ध्यान से समझिए जरा, यदि यौगिक के निर्माण में, यहाँ तो N-1D थे यानी सेकंड लास्ट के D कक्षक भाग ले रहे थे, मैं लिख रहा ND कक्षक यानी बाहरी कक्षा के D कक्षक भाग लेते हैं, तो ऐसा यौगिक, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, उसे तो कहा था अंतः कक्षक संकुल, तो इसे कहेंगे हम बाह्य कक्षक संकुल।
बाह्य कक्षक संकुल, क्या कहते हैं बेटे, बाह्य कक्षक संकुल, या निम्न की जगह क्या आ जाएगा, उच्च उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए कि निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल की कैसे पहचान करेंगे, या अंतः कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल की आप पहचान कैसे करोगे। आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, क्या n-1 डी में जा रहे हैं या एन डी में जा रहे हैं। डी को चेक करना है सिर्फ। यदि सेकंड लास्ट के डी में जा रहे हैं तो वो निम्न चक्रण संकुल होगा, और लास्ट के डी में जा रहे हैं तो उच्च चक्रण संकुल होगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन, यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं, यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। 11th में भी पढ़ी थी ना ये बात। यौगिक कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। परंतु यदि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में, जिसे आप युग्मित भी कहते हो, युग्म माने जोड़ा ही तो होता है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं, तो ऐसा यौगिक क्या होता है बेटे, प्रतिचुंबकीय तो होने का नहीं है, तो ऐसा यौगिक अनुचुंबकीय होता है। तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की भी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। कितने पॉइंट हुए बेटे, ये हुए आपके 6 पॉइंट, और 7वां भी सीख लो जरा ध्यान से। 7वां पॉइंट ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है ना, चुंबकीय आघूर्ण, तो मैंने फार्मूला पिछले उसमें भी सिखाया था आपको, यूनिट में, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, यही तो है। यदि चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2। मात्रक क्या है इसका, बोर मैग्नेटॉन, और आपको पता है कि n क्या होता है, n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा यहाँ n। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो चुंबकीय आघूर्ण। तो ये कितने पॉइंट हुए, 7। एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि एग्जाम में ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं लिखने को कहेगा। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति और चुंबकीय गुण का आप कैसे पता लगाओगे। कोई पेपर सेटर होगा जो पूछ लेगा, यदि पूछ लिया तो आप लिख देना। पर एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वे आपको एक उपसह संयोजक यौगिक देंगे, जैसे उन्होंने दे दिया K4FeCN3, या फिर कोई सा भी दे दिया, और उपसह संयोजक यौगिक को देके वे यूं कहेंगे कि इसके ऊपर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा दो, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत लगाओ, और इस यौगिक का जितना पोस्टमार्टम कर सको कर दो, इसके बारे में पूरी जानकारी दो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे क्या है, फिर उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो काम करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि लिगेंड कैसा है, क्या प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है जो उस यौगिक में है। यदि प्रबल लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ कोने में इकट्ठे कर देगा, अपने लिए जगह खाली कराएगा, और यदि दुर्बल लिगेंड है तो वो बेचारा कुछ नहीं करने का, जितने कक्षक उसे खाली नजर आएंगे उनका ही वो प्रयोग करेगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि उधर को सर को जरा मेरी जगह है, मेरे लिए जगह खाली करो। जगह खाली करवाने का काम सिर्फ प्रबल लिगेंड का होता है, दुर्बल का नहीं होता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा,
बेटे इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पता क्या है, जो जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक आता है ना, तो लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर एक प्रतिकर्षण लगाता है, रिपल्सन। और उस प्रतिकर्षण के कारण केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और वे एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं उस रिपल्सन के कारण। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने जो कारण आपको समझाया है वो बहुत सिंपल वे में समझाया है, ठीक है बेटे। तो जो प्रबल लिगैंड है वो कोने में इकट्ठे कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, दुर्बल लिगैंड जितने इलेक्ट्रॉन जहां हैं वहीं रहने देगा, जितने कक्षक खाली हैं उन्हें प्रयोग करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, भरे कक्षकों के आधार पर संकरण का पता लगाएंगे, ज्यामिति का पता लगाएंगे कि क्या है। उसके बाद यदि यौगिक के निर्माण में n-1d कक्षक भाग लेते हैं तो हम कहेंगे कि अंतः कक्षक संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है, और यदि nd भाग ले रहे तो हम कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है। उसके बाद बेटे यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में तो हम कह देंगे प्रतिचुंबकीय, और यदि सारे जोड़ों में नहीं है तो अनुचुंबकीय कह देंगे। और चुंबकीय आघूर्ण हम इस फार्मूले से निकाल देंगे, जहां इस फार्मूले में n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इस चीज को तुम्हें प्रयोग करके दिखा रहा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हमने एग्जाम्पल में लिया है हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन, या फिर हमें सूत्र दिया जाएगा FeCN6-4, ठीक है बेटे। तो हमें इसका इलाज करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से या संयोजकता आबंध सिद्धांत से। मैंने आपको बताई हैं 7 स्टेप, और वही 7 स्टेप मैं यहां लूंगा, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले स्टेप में हमें कहा गया था कि आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखो कितनी है। देखो ऑक्सीकरण संख्या, भाई Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान दो x है, और आपके पास है 6 है साइनाइड -1 वाले। आपको पता है साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि साइनाइड के ऊपर होता है 1 इकाई ऋणावेश, और किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। ये बात आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है। तो 6 साइनाइड है -1 वाले, इज इक्वल टू के बाद -4 ही तो लिखूंगा, क्योंकि पूरे आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है। अभी बताई मैंने ये बात। तो ये हो जाएगा x और प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -4। तो बेटे यूं बताओ, -6 उधर जाके +6 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब हमें पता चला है कि यहाँ साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। साइनाइड का नहीं बेटे, Fe का, किसका, Fe का। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो हमने लिख दिया नंबर 1 डाल के, नंबर 1 मैं लिखूं Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या आई है +2। इन्होंने हमें कहा था कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख के फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा पहले। Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपने 11वीं क्लास में 11th क्लास में सीख ही रखा है, आप बाउंड नियम सीख रखा है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सीख रखा है ना, उसके अनुसार लिख रहा मैं 26 इलेक्ट्रॉन भरूंगा बेटे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। देखना जरा कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, ये हुए। अब मुझे यूं बताओ कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। तो मैं क्या करूंगा, Fe के ऊपर आवेश लगाऊंगा +2, लगा दिया। यानी कि मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आपको 11th क्लास में सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकालने होते हैं तो बाहरी कक्षा खाली करनी है। क्या खाली करनी है, बाहरी कक्षा। बेटे ये तो पहली कक्षा है, यहां से यहां तक दूसरी कक्षा है, दिस एंड दिस तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा तो ये है। और चौथी कक्षा के S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। तो मैं यहां से निकाल लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से, क्योंकि चौथी कक्षा ही बाहरी कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, देख रहे ना ध्यान से, 3s2 और बेटे 3p6, इसे मैं लिखने का ही नहीं हूं, और 3d6।
ठीक है बेटे। अब बताओ, मैंने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल ले, 4s में से, तो 4s जीरो है, 4p भी जीरो है, और 4d भी जीरो है, और 4f भी जीरो है। 4f भी जीरो है, लिखना चाहो लिख सकते हो। आपको पता है पहली कक्षा में तो सिर्फ s होता है, दूसरी कक्षा में s और p होते हैं। भाई पहली कक्षा में एक उपकोष होता है ना, दूसरी में दो उपकोष होते हैं, तीसरी कक्षा में तीन उपकोष होते हैं, चौथी कक्षा में चार उपकोष होते हैं, पता है ना आपको। अब देखो यहाँ एक बात समझनी है आपको, कि जो आपकी बाहरी कक्षा है ना, उससे पहली कक्षा जिसे आप कहते हो n-1, तो n-1 d से हमें काम शुरू करना है, इस बात को समझ लियो बिल्कुल। हमें काम शुरू करना है n-1 d से। n तो चौथी कक्षा, n-1 तीसरी कक्षा। तो तीसरी के d की बात करेंगे। d में होते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तो ये होंगे आपके पास इसके 3d के 5 कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थोड़ा सा साइड में बनाऊं इन्हें। देखो बेटे, तीसरी कक्षा के डी की बात कर रहा मैं, इसकी बात। 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरोगे आप। 1 2 3 4 5 और 1 6 भर गए हुंड के नियम से। एस में चौथी कक्षा के, एस में एक कक्षक है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। पी में बेटे कक्षक कितने हैं, 3। और डी में कितने कक्षक हैं, 1 2 3 4 5। बस इससे ज्यादा कक्षकों की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाली मैं बताऊं, एफ को मैंने क्यों नहीं लिखा। मैं यूं देखूंगा कि लिगेंड यदि आया प्रबल, ध्यान से देखियो, लिगेंड यदि आया प्रबल तो इन्हें इकट्ठे कर देगा, यानी कि ये 4 जो है 2 बॉक्स में आ जाएंगे यदि प्रबल लिगेंड हुआ। फिर जगह कितनी खाली हो जाएगी, 2 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो जगह चाहिए, क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। तो 6 बॉक्सेस हमें खाली चाहिए। तो 6 बॉक्सेस यदि वो प्रबल लिगेंड है, साइनाइड यदि प्रबल लिगेंड है, वैसे तो आपको पता ही है प्रबल लिगेंड है ही वो, पर मान लो आपको लिगेंड के बारे में अभी जानकारी लेनी है, तो यदि प्रबल लिगेंड आएगा तो इन्हें इकट्ठे करके यहाँ 2 जगह खाली, तो 1 2 3 4 5 6 यहीं तक हमारा काम चल जाएगा। और यदि लिगेंड आया दुर्बल, तो दुर्बल लिगेंड इन्हें यूं कहेगा कि यार तुम बैठे रहो आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे से, तुम आराम से रहो, मैं इस जगह को यूज करूंगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक की जगह यूज होगी। तो इसका मतलब 4f के ऑर्बिटल या कक्षक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटे, तो पहला ही काम हमने किया है। पहले काम में हमें कहा गया था कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देख लो कितनी है, और फिर उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, हमने लिख लिया। अब नंबर 2 में हमें कहा गया था कि लिगेंड चेक करो कैसा है। नंबर 2 में कहा गया था कि लिगेंड चेक करो कैसा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तो लिगेंड बेटे CN नेगेटिव है, देखियो यही तो है लिगेंड। और बेटे CN नेगेटिव को हमने चेक करा, तो ये तो एक प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, प्रबल। ठीक है, प्रबल लिगेंड, ये तो एक प्रबल लिगेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है बेटे, और जब प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बना देगा, इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित करेगा, पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बना देगा, अपने लिए जगह क्यों क्या कराएगा, खाली कराएगा। तो होगा क्या बेटे, होगा ये कि Fe डबल पॉजिटिव जो है उसके इन कक्षकों की बात करूंगा जो बनाए हैं मैंने। एक तो बनाया मैंने 3D, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। एक बनाया है 4s, 4s में 0 है, और एक बनाया है 4p, यहीं तक काम चल जाएगा हमारा। तो D में कितने कक्षक हैं, 1 2 3 4 5। S में कितने हैं, 1 कक्षक, और P में कितने हैं, 3 कक्षक। तो जब साइनाइड आएगा तो क्या करेगा, साइनाइड आएगा प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्मित करियो जरा इसके, ये 4 जो हैं वे 2 जगह में आ जाएंगे, कुछ तो 2 तो पहले ही जोड़े बन रहे थे, और ये 2 जोड़े और बन जाएंगे, होगी जगह खाली। तो हमारे पास कितनी जगह बची अब हमारे पास जगह बची 1 2 3 4 5 6, ये जगह हमारे पे बची।
अब नंबर 3 पे हमें क्या सिखाया गया था? नंबर 3 पे हमें सिखाया गया था कि अब जो लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों के जोड़े इनमें भरने हैं खाली कक्षकों में। ठीक है बेटे, यानी कि अब यौगिक का निर्माण होना है FeCN6-4 का निर्माण होना है। और इसके निर्माण के लिए क्या होना है कि 3D है, 1 2 3 4 5 और 4S है 1 और 4P के हैं 3। ठीक है, ध्यान से समझियो जरा। ये तो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के ही है। अब बची हमारे पास खाली जगह। खाली जगह में मैं अलग कलर की चौक से लिख रहा, जो लिगेंड्स के 6 जोड़े हैं ना इलेक्ट्रॉनों के, भाई 6 साइनाइड हैं, तो इसका मतलब हर एक साइनाइड के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो एक इलेक्ट्रॉन, पहले साइनाइड का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ आएगा, दूसरे का यहाँ आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आप भी अलग कलर के पेन से ही लिखोगे, यहाँ ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े किसके आए? ये साइनाइड के आए ये सारे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 साइनाइड आयन हैं जो उनके इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहाँ एडजस्ट हुए हैं, यानी अतिव्यापन हुआ है। किस किस में अतिव्यापन हुआ है? अतिव्यापन हुआ है जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु था उसके तो खाली कक्षकों के बीच, केंद्रीय धातु परमाणु के तो खाली कक्षकों के बीच, और लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के बीच अतिव्यापन हुआ है। तो 6 साइनाइड लिगेंड यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को लेके आए हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षकों में उन इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को भर दिया है। अब नंबर 4 पे हमें सिखाया गया था कि आप पता लगा लो संकरण कौन सा है। आप संकरण पता लगा लो कौन सा है। ठीक है, और हमें सिखाया गया था कि आप संकरण के साथ साथ ज्यामिति भी पता लगा लो, ज्योमेट्री कौन सी होगी, बिल्कुल पता लगा लेंगे हम। भाई संकरण में हम देख रहे एक तो कौन सा है, डी है। ये कौन सी कक्षा का डी है? तीसरी कक्षा का ही तो डी है। तो हम यहाँ लिखेंगे D2, डी के तो 2 हैं, एस का 1 है और पी के कितने हैं? 1 2 3। तो ये कक्षक भाग ले रहे हैं, तो संकरण होगा D2sp3। और बेटे D2sp3 में आकृति जो होती है वो होती है अष्टफल की है। ये बात मैंने आपको शुरू में सिखाई थी कि कौन से संकरण में कौन सी आकृति आपको मिलेगी, कौन सी ज्यामिति आपको मिलेगी, कौन सी ज्योमेट्री आपको मिलेगी। पता चला ना संकरण कैसे लिखा? ये डी के है ना, डी के 2, एस का 1, पी के 3, D2sp3। अब नंबर 5 में हमें बताया था कि इसका प्रकार कैसा होगा, संकुल किस तरह का होगा। ये प्रकार बताऊं कैसा होगा? यूं बताइयो, कक्षा बाहरी कौन सी है? चौथी कक्षा। तो यूं बताओ ND प्रयोग हो रहे हैं या N-1D का हम प्रयोग कर रहे हैं? भाई तीसरी कक्षा का D है, अंदर लिखा हमने D, बाहर नहीं लिखा D। इधर तो D नहीं लिखा, इधर लिखा, यानी कि N-1D का हम प्रयोग कर रहे हैं। और N-1D का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे, मैं लिख दूं चलो यहाँ, N-1D के कारण, N-1D का मतलब 3D है बेटे, तो 3D के कारण हम इसे कह सकते हैं अंतः कक्षक संकुल। क्या कह सकते हैं बेटे? अंतः कक्षक संकुल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल। अब इसका नाम निम्न चक्रण संकुल पता क्यों है? अभी मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। इसका नाम निम्न चक्रण संकुल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जोड़ों में आ गए, और जब सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में आ गए हैं तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो आप यदि चक्रण या आघूर्ण निकाल लोगे, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ 0 है, और 0 है तो इसका मतलब म्यू का मान 0 आएगा, आघूर्ण कुछ भी नहीं आएगा। और जब आघूर्ण कुछ भी नहीं आएगा, आघूर्ण 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि चक्रण का तो गुण यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ ही नहीं रहा है। इसलिए हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो जाती है ऐसे केस में, इसलिए हम निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। नंबर 6 पे हमें क्या सिखाया गया था?
नंबर 6 पे हमें सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े देखो, यानी कि चुंबकीय प्रकृति देखो, चुंबकीय प्रकृति। बताओ सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं या कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भी है? भाई सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नजर आ रहे हैं मुझे तो। और हम चुंबकीय प्रकृति में लिखेंगे क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी जोड़ों में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो यौगिक है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसा है बेटे? प्रतिचुंबकीय। समझ में आ रही ना बात? यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में ना होते तो हम कहते कैसा है? अनुचुंबकीय है। कैसा होता? अनुचुंबकीय। और नंबर 7 पे हमें सिखाया गया था कि आप निकाल सकते हो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। ये पिछली यूनिट में भी मैंने आपको निकलवाया था। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 निकाल सकते हो। अंडर रूट n का मतलब पता है ना आपको? n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं कोई, तो n की जगह मैं लिखूंगा 0 इंटू 0 प्लस 2, ये आ जाएगा 0bm, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण इसका 0 है, इसका कुछ भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। ठीक है बेटे? तो आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो इसी तरीका आना है। मतलब मैक्सिमम वे इतनी बातें पूछ सकते हैं, अधिकतम ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फार्मूला दिया और केवल में क्या पूछ लें कि ऑक्सीकरण संख्या बता दो इसकी कितनी है। फार्मूला दिया, केवल में यूं पूछ लें कि आप सिर्फ यहां तक बता दो संकरण क्या होगा या ज्यामिति कैसी होगी। फार्मूला दिया, यूं पूछ लें कि बताओ वो अंतः कक्षक संकुल होगा या निम्न मतलब बाह्य कक्षक संकुल होगा, कौन सा होगा। फार्मूला दिया, चुंबकीय प्रकृति पूछ लें कि बताओ वो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय। और फार्मूला देके में चुंबकीय आघूर्ण भी पूछ सकते हैं, और यदि वो क्वेश्चन बड़ा है तो साथ ही साथ बात में पूछ सकते हैं। इस तरह यदि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का आपको फार्मूला या उपसह संयोजक आयन का आपको फार्मूला दिया जाता है, तो उस फार्मूले से, उस सूत्र से आप इन सातों बातों के बारे में पता लगा सकते हो। इस चीज को आपको बेटे बिल्कुल पक्का करके जाना है एग्जाम में। ठीक है बेटे? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब हमें समझना है संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या इस सिद्धांत में कमियां हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। मतलब इसमें क्या है? अनेक प्रकार के क्या हैं बेटे? पूर्वानुमान हैं। यानी कि पहले से जो इन्होंने अंदाजे लगा रखे हैं उसके अनुसार ये सिद्धांत दिया गया है, जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई भी प्रूफ नहीं है। एक तो ये बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, यह चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। यानी कि जो हम चुंबकीय गुण हम बताते हैं उनका कोई मात्रात्मक व्याख्या यहाँ नहीं की जाती है कि कितना इसका चुंबकीय गुण है, कितना वो प्रतिचुंबकीय है, कितना ज्यादा अनुचुंबकीय है। सिर्फ बताया जाता है कि हाँ ये प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है, बस। वो कितनी मात्रा तक है उसके बारे में मात्रात्मक व्याख्या किसी तरह की नहीं है। नंबर 3, यह उपसह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। यानी कि इस सिद्धांत में रंग के बारे में बेटे कोई भी बात हमने नहीं करी है। नंबर 4, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। भाई जब आपके केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या 4 होती है तो हमें पता चलता है कि संकरण sp3 होगा या dsp2 होगा। तो स्पष्ट रूप से इस बात का पता नहीं चलता है कि उपसह संयोजक संख्या 4 है तो संरचना चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय होगी। इसमें कभी कभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है बेटे? तो यानी कि सही अनुमान नहीं लगा पाते हम कि कैसी संरचना होगी। नंबर 5, यह उपसह संयोजक यौगिक के उष्मा गतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। तो उष्मा गतिकीय स्थायित्व और गतिक स्थायित्व के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है। नंबर 6, दुर्बल व प्रबल लिगैंड्स के मध्य कोई भी विभेद नहीं करता है। मतलब इन्होंने इस बात को तो बता दिया कि ये तो प्रबल लिगैंड्स हैं और ये है दुर्बल लिगैंड्स,
पर वे प्रबल लिगेंड्स क्यों हैं, वे दुर्बल लिगेंड्स क्यों हैं? क्या आवेश के आधार पर उन्हें बांटा गया है, या कोई और बात है जिसके आधार पर हमने कहा है कि ये प्रबल लिगेंड्स हैं, ये दुर्बल लिगेंड्स हैं? इसमें कोई भी विभेद नहीं किया गया है। तो ये भी बेटे अपने आप में इस मॉडल की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक सीमा है, एक कमी है। जल्दी से अच्छा आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। वीबीटी में किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है सॉल्व। ठीक है बेटे, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें तो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे ही। बस आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। और बेटे बार बार मैं आपको कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।